कन्या राशि वालों 16 जुलाई से 31 जुलाई का समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक दौर साबित हो सकता है। इन 15 दिनों के दौरान दो ऐसी बड़ी घटनाएं घट रही है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है जिनसे अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। एक छोटी सी गलती भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि सही समय पर लिया गया एक फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप अपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आप उन महत्वपूर्ण संकेतों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दें जिनका सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताएंगे कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और कौन से उपाय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक हैं। जीवन में सुख दुख दोनों ग्रहों की चाल और हमारे कर्मों पर अधीन होते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी कुंडली के अनुसार ही अपने कर्मों को भोगता है। आपने अनुभव किया होगा कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो जातक वास्तव में अपने कर्म पथ पर अड़िग रहता है वह ग्रहों के गोचर को समझकर अपने जीवन की सही दिशा को हासिल कर लेता है। इसी ज्योतिषीय दृष्टिकोण और सही ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण की चर्चा करने जा रहे हैं। आज का ये विश्लेषण हम कन्या राशि के जातकों के लिए कर रहे हैं, जिनमें हम 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के समय गोचर और ग्रहों का संपूर्ण स्थितियों का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और गहराई से अध्ययन करेंगे। हम आपके जीवन को प्रभावित करने वाले 8 प्रमुख ग्रहों की स्थिति, उनके गोचर और बनने वाले विशेष योगों को विस्तार से समझेंगे। ये फलादेश मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के कारक है और गोचर का सबसे सटीक प्रभाव चंद्र राशि से ही देखा जाता है। यद्यपि इसे लग्न या नाम राशि से भी समझ सकते हैं। आप यदि स्क्रीन पर प्रस्तुत इस गोचर कुंडली के चित्र को ध्यान से देखें तो आपको ग्रहों की ये रूपरेखा बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगी। इस माह विश्व स्तर पर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे सूर्यदेव दक्षिणायन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जब केतु को पार करेंगे तो विश्व स्तर पर बना हुआ एक बड़ा काल सर्पदोष टूट जाएगा, जिससे वैश्विक स्तर पर भी कोई नकारात्मक घटनाएं में ठहराव आएगा। अब हम सीधे आपके जन्म पत्रिका के ग्रहों पर आते हैं और शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी और आपके कर्मेश यानी बुध देव से। बुध इस समय वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव आपके मान सम्मान, आपके करियर, आपकी आजीविका और आपके सामाजिक रुतबे का स्थान है। अपनी ही राशि में होने के कारण बुध यहाँ भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये एक अत्यंत ही शुभ और शक्तिशाली अवस्था है। बुध का वक्री होना कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि ये गोचर आपको संकेत दे रहा है कि आप अपनी कार्य प्रणाली की गहरी समीक्षा करें। मान लीजिए आप किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। यदि आपकी योजनाओं में कोई भी कमी है तो आप केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे और प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। लेकिन आप थोड़ा रुककर अपनी रणनीति को एक बार अधिक मजबूती से चेक कर लेंगे तो वही कार्य बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वक्री बुध आपसे यही कह रहा है कि बिना सोचे समझे आगे दौड़ने के बजाय अपने फोकस को केंद्रित करें, अपने कौशल को निखारें, अपने संचार के तरीके को मूल्यांकन करें और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें। जो काम, जो परीक्षाएं या जो सरकारी कार्य आपने बीच में छोड़ दिए थे वे दोबारा आपके सामने आएंगे और उन्हें पूरा करने का यही सही समय है। जो जातक बैंकिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर अनुसंधान या किसी भी प्रकार के परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये समय अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने का है। इस अवधि में आपको अपने पुराने मित्रों, पुराने अधिकारियों से मिलने का अचानक अवसर प्राप्त हो सकता है, जो आपके करियर के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। 24 जुलाई को जब बुध मार्गी हो जाएंगे तब आपके करियर की ये गति एक बहुत ही स्थिर और निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ चलेगी। अब हम विचार करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की गति पर। 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपके 10वें भाव में ही थे, जहां उन्हें दिशा बल प्राप्त था और वे बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बना रहे थे। लेकिन 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क संक्रांति के साथ आपके 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ, आय और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला स्थान है। सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो निवेश और विदेश का भाव है। जब 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आता है और वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ यूति करता है तो ये राजा और मंत्री का एक बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ मिलन होता है।
इसका सीधा परिणाम ये होगा कि आपके बिजनेस में, विशेषकर आयात निर्यात या विदेशी संस्थानों से जुड़े कार्यों में, आपको भारी सफलता और धन लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा किए गए निवेश अब आपको कैश फ्लो उत्पन्न करके देंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी भी रखनी है। जब सूर्य 11वें भाव में बैठते हैं तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ती है, जो कि रोमांस और प्रेम संबंधों का भाव है। सूर्य एक क्रूर और गर्म ग्रह है, इसलिए यह दृष्टि प्रेम संबंधों में आपसी अहंकार का बड़ा टकराव पैदा करेगी। छोटी छोटी बातों पर अकारण विवाद उत्पन्न हो सकता है और बात संबंध टूटने तक पहुंच सकती है। इसलिए आपको अपनी एग्रेशन और अपने अहंकार पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के साथ 11वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करना यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु सबसे बड़े नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में अपने सबसे प्रिय पुष्य नक्षत्र में स्थित है। गुरु का 11वें भाव में होना आय और लाभ के लिए सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। यह आपकी आय के मजबूत स्रोतों का विस्तार करेंगे और नए स्रोत भी खोलेंगे। देवगुरु की ये दृष्टि अमृत समान मानी गई है और उनकी 3 दृष्टियां आपके जीवन के 3 अलग अलग हिस्सों को बल प्रदान करती है। उनकी 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ रही है, जो आपके पराक्रम, छोटे भाई बहनों और कौशल का भाव है। ये दृष्टि आपको नई चीज़ों सिखाने और अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने की प्रेरणा देती है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, जो विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है। आपका फोकस बहुत मजबूत होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ये दृष्टि बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की 9वीं दृष्टि, जो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव विवाह का है और वहाँ इस समय शनि विराजमान है। गुरु की ये शुभ दृष्टि शनि की कठोरता को कम करेगी और जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के बहुत ही प्रबल और पक्के योग बनेंगे। यदि विवाहित जोड़ों के बीच भौगोलिक दूरी है या भावनात्मक तनाव है तो गुरु की ये दृष्टि उस अंतर को मिटाकर संबंधों में फिर से स्थिरता और मिठास ला देगी। विवाह और साझेदारी की बात करें तो 7वें भाव में बैठे शनिदेव को समझना बहुत ही आवश्यक है। शनिदेव मीन राशि में है, जो कि गुरु की राशि है। आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वह अपने जन्म नक्षत्र रेवती में स्थित है। इस गोचर को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाता है। 7वें भाव में शनि का स्थान बल प्राप्त का होता है। 27 जुलाई को शनिदेव इसी भाव में वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। 7वां भाव व्यापारिक साझेदारियों और जीवन साथी का होता है। शनि कर्म फलदाता है और न्याय के देवता है। वह आपके बिजनेस में और आपके विवाह में विस्तार तो देंगे, लेकिन उनकी कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। आपको कठोर परिश्रम करना होगा, अपने साझेदारों और जीवन साथी के साथ पूरी तरीके से ईमानदार रहना होगा और अपनी मर्यादा में रहना होगा। किसी भी प्रकार का छल या कपट शनिदेव तुरंत दंडित कर देंगे आपको। आपके जीवन साथी के स्वभाव में इस समय थोड़ी जिद या वैचारिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है, जिसे आपको समझदारी से संभालना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है, जो माता, भूमि, भवन और वाहन का भाव है। इसका अर्थ है कि पिछले 1.5 या 2 साल से जो भी संपत्ति, वाहन या घर के मामले रुके हुए थे या उलझे हुए थे, वह अब सुलझने लगेंगे और आपको उनमें सफलता मिलेगी। ज्योतिष का ये उलट नियम है कि शनि बिना कर्म के कोई फल नहीं देता। शनि आपसे निरंतर प्रयास मांग रहे हैं। आलस्य को त्यागें और यदि आप किसी कार्य या नौकरी में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो शनि के लंबे वक्री काल का उपयोग करें। कोई नया कोर्स करें या कोई नई तकनीक विधि सीखें। अब हम आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव की ओर चलते हैं, जहाँ अष्टमेश मंगल गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव आपके धर्म, आपके भाग्य और आपके पिता का भाव होता है। 8वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में जाना और ऊपर से 7वें भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि का मंगल पर पड़ना, ये एक बहुत ही तनावपूर्ण और जटिल स्थिति बनती है। यह आपके भाग्य में अचानक रुकावटें पैदा कर सकती है और पिता या गुरुजनों के साथ वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा सकती है। आपको ये बात गहराई से समझनी होगी कि अपनी अधीरता, अपनी एग्रेशन और अपने क्रोध से आप अपना भाग्य स्वयं खराब कर सकते हैं। मंगल आपको बुरी संगति की ओर भी खींच सकते हैं, इसलिए नकारात्मक लोगों से अपनी दूरी बनाए रखें। बातचीत में बहुत ही स्पष्ट रहें और ये मानकर न चलें कि सामने वाला आपकी बात अपने आप समझ जाएगा। मंगल की 4थी दृष्टि 12वें भाव पर है, जो आपको लंबी दूरी की यात्रा और वीजा संबंधी कार्यों में अनुकूल परिणाम देगी। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर होने के कारण माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त
वाहन चलाते समय और व्यायाम करते समय, भारी वजन उठाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा शरीर में कष्ट या चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। यात्राओं के भाव से हम आपके बारहवें भाव पर आते हैं, जहाँ धन और भाग्य के स्वामी शुक्रदेव 5 जुलाई को ही प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ उनका मिलन केतु से हो रहा है। 12वां भाव व्यय, हानि और विदेश का होता है। दूसरा भाव यानी धन भाव में स्वामी 12वें भाव में जाना आपके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चेतावनी है। आपके खर्चों में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर सुख सुविधाओं, ऐशो आराम और विलासिता के वस्तुओं पर। यदि आपने निवेश करना ही है तो वह केवल विदेशी भूमि या अन्य राज्यों से जुड़ा होना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा इस समय किया गया सामान्य निवेश लिक्विड कैश का भारी नुकसान दे सकता है। शुक्र वाणी का भी कारक है। यदि आपकी वाणी कठोर हुई या आपने अपने कार्य क्षेत्र में आपा खोया तो आपका सीधा आर्थिक नुकसान होगा और भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। वहीं 12वें भाव में मकर नक्षत्र में बैठे केतु की बात कर रहे हैं तो केतु मोक्ष के कारक हैं और आपको अध्यात्म, ध्यान और समाधि की ओर गहराई से ले जाएंगे। मकर नक्षत्र में केतु विदेशी भूमि पर राजकाज या कोई उच्च पद दिलवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन केतु एक धड़ रहित ग्रह है जिसका अपना कोई सिर नहीं होता, इसलिए यह ग्रह आपसे बिना सोच विचार करे अचानक और आवेग में आकर निर्णय करवा सकता है। आपको किसी भी हालत में क्रोध या आवेग में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। शुक्र और केतु की इस युति पर छठे भाव में राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये स्थिति गुप्त बातों को जन्म देती है। यदि आप किसी भी प्रकार के अनैतिक या गुप्त संबंधों में पड़ते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपको इसका भारी अपमान झेलना पड़ेगा और शनिदेव की दृष्टि के कारण इसका भयंकर दंड भी मिलेगा। अंत में हम छठे भाव में विराजमान छाया ग्रह राहु की बात करते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है और राहु यहाँ शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये एक अत्यंत ही सुंदर और बलवान गोचर है। राहु का यहाँ होना आपके रोगों और ऋणों को नाश करने वाला है। ये आपके भीतर सफलता पाने की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का जुनून पैदा करेगा। ज्योतिष का एक सिद्ध नियम यह है कि तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में जब राहु होते हैं तो वे राजयोग के समान फल देते हैं। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भी हिस्सा है, इसलिए राहु यहाँ आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोई न्यायालय में मामला चल रहा है, उनके लिए राहु का यहाँ एक शक्तिशाली विजय राजयोग बना रहा है। आपके विरोधी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आपको इस बात का पूर्ण ध्यान रखना होगा कि सफलता की ये भूख किसी भी अंधे जुनून में ना बदल जाए। स्वास्थ्य की चर्चा करें तो राहु आपकी निष्कामना प्रणाली यानी पेट से निचले हिस्से को प्रभावित कर सकता है। आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों को उदर विकार आदि की पुरानी समस्या है, उन्हें खान पान पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना होगा और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होगा। इस महीने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 17 जुलाई से देवशयनी अमावस्या आरंभ हो रही है जो नवंबर तक चलेगी, जिसमें पारंपरिक विवाह मुहूर्त नहीं होते हैं। हालांकि भूमि पूजन जैसे कार्य किए जा सकते हैं। आपके लिए विवाह या प्रेम संबंधों की चर्चा को पक्का करने के लिए 20 से 25 जुलाई तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। 25 जुलाई को देवस्वानी एकादशी है और 26 जुलाई को प्रसोद व्रत है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत ही सिद्ध दिन माना जाता है। इन तिथियों पर किया गया दान और धर्म नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से दूर करता है। अब बात करते हैं ग्रहों की इस पूरी ऊर्जा को संतुलित करने और उनके शुभ फलों को बढ़ाने के लिए मैं आपको दो बहुत ही सरल और आसान अचूक उपाय बता रहा हूँ। पहला सातवें उपाय यह है कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च स्थिति का लाभ उठाने के लिए और लग्नेश की वक्री होने के कारण जो आप पर प्रभाव पड़ रहा है उसको संतुलित करने के लिए आप प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके भीतर एक अपार शांति और कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। दूसरा उपाय, चूंकि आपका राशि स्वामी बुध है, इसलिए प्रत्येक बुधवार को किसी मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल का दान करें। यह दान आपके राशि स्वामी को बल देगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और प्रखर करेगा। उम्मीद है कि आपको ये फलादेश पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको केवल अपनी वाणी में मिठास रखना है और अपने खर्चों को पूर्णतः नियंत्रण में रखना है। आगामी समय में हम कुछ नई ज्योतिषीय चर्चाओं के साथ पूर्णतः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री नारायण।